हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत अभी जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रैक्टिस सेट जो है दो पार्ट में आएगा। यह दो पार्ट में आएगा। इसके पहले पार्ट में 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी बचे 75 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ऐसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, जैसे जीएस वर्ड हो गया, दृष्टि हो गया, ध्येय आईएएस हो गए, इन सब के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए इसी के साथ जो है पहला प्रश्न देखिए, G30 के संदर्भ में, G33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि के विकासशील देशों का एक गठबंधन है। यह कृषि में विकासशील देशों का एक गठबंधन है। वर्तमान में इसमें कुल 48 देश सदस्य हैं। आपको जो है सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और यह कृषि की दृष्टि से विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसके सदस्यों की संख्या 48 है। और डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों को क्या वरीयता देनी चाहिए और उनके लिए डब्ल्यूटीओ में क्या संशोधन करने चाहिए, क्या प्रावधान करने चाहिए, इसकी आवाज़ जो है इस संगठन द्वारा उठाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम G33 है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस वर्ष तक $30 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2026 तक। ठीक है, देखिए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन और इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने ग्लोबलाइज टू लोकलाइज्ड नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2026 तक $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य, $120 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, मतलब इसको निर्धारित किया है। ठीक है, इसमें $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और 120 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो वर्तमान मतलब 2022 में इलेक्ट्रॉनिक भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बना है और इस मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन गया है इस मतलब वर्ष में, अर्थात 2022 में। ठीक है, भारत की जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक का जो योगदान है वह छठा हो गया है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल अर्थात सर्टेन इन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों और उपायों का आकलन कर साझा कर उनमें सुधार करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दो सही हैं, पहला जो है वो गलत है। देखिए हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टेन इन ने सिंगापुर के साथ मिल करके 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है। ठीक, और इसमें क्या दिया गया है? कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल द्वारा किया गया, जो कि ये गलत है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि देशों के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़ी रणनीतियों और उपायों का आकलन करना और साझा करना और उनमें सुधार करना है। ठीक है, तो यह जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की है और यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन है, यह CSIR द्वारा निर्मित है। CSIR द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में आए भीषण बाढ़ के कारण 110 जिलों में जान माल की गंभीर क्षति हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पाकिस्तान में। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल्फा फोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अल्फा फोल्ड का जो संबंध है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्स्थापना वितरण क्षेत्र RDSS का शुभारंभ किया है। RDSS के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको बताना है। यह विद्युत मंत्रालय की पहल है,
यह पूरे देश में 25 अरब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव करती है। इसमें कृषि कार्य हेतु फीडरों की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा 2025 तक विद्युत आपूर्ति की औसत लागत प्राप्त औसत राजस्व के बीच का अंतर शून्य करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि यह पूरे विश्व देश में 25 अरब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव करता है। यह गलत है। टोटल जो है 25 करोड़ प्रीपेड मीटर लगाने का प्रस्ताव किया गया है, न कि 25 अरब। तो दूसरा गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। टेक होम राशन कार्यक्रम टेक होम राशन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जारी किया है। इसमें विशेष रूप से 6 से 36 माह आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला गलत है। ठीक है, देखिए, टेक होम राशन एकीकृत बाल विकास सेवाओं और आईसीडीएस के पूरक पोषण कार्यक्रम का एक भाग है, और इस कार्यक्रम में 6 से 36 माह तक के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है, टेक होम राशन कार्ड की शुरुआत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा किया गया है। ठीक है, जब इसमें क्या कह रहा है कि इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जारी किया है, यह गलत है। ठीक है, इसे नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम इन दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। हाल ही में हुए छठे कैस्पियन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन ईरान में किया गया था। इसमें कैस्पियन सागर की सीमा से लगे देश भाग लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कहा रहा है कि इसका आयोजन ईरान में किया गया था। यह गलत है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वह तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में किया गया था, जबकि अन्य विकल्प यह तीनों बी, सी और डी सही है, जबकि पहला गलत है। इसका आयोजन ईरान में न होकर के तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत 67.5 करोड़ शहरी जनसंख्या के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, 2035 तक। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना बीआरएपी के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को जो स्थान प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है आपके उपलब्धि हासिल करने वाले की श्रेणी में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार सुधार जो यह 2014 से देश भर में व्यवसाय सुगमता में सुधार के संचालन के लिए एक योजना जारी करता है, और यह निर्धारित करता है कि किस राज्य में कितनी सुधार हुई है। तो इसमें शीर्ष उपलब्धि वाले राज्यों की बात करें तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, पंजाब है, तमिलनाडु और तेलंगाना है। उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। यह जो है टोटल 4 श्रेणियों में रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, जो एक होता है शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य, दूसरा उपलब्धि हासिल करने वाले, तीसरा है आकांक्षी और चौथा है उभरते व्यवसाय इकोसिस्टम वाले राज्य। तो यह जो है 4 श्रेणियों में अपनी रैंकिंग जारी करता है। फर्स्ट श्रेणी जिसके अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक, और दूसरे स्थान पे जो उपलब्धि हासिल करने वाले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को उपलब्धि हासिल करने वाली की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एक देश दो प्रणाली का नारा दिया था? एक देश दो प्रणाली का नारा किसके द्वारा दिया गया है? यह नारा दिया गया है चीन के राष्ट्रपति द्वारा। चीनी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में एक देश दो प्रणाली का नारा दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? यह योजना जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिक योजना, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत यह आता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की मंजूरी दी गई है? बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की मंजूरी किन राज्यों में दी गई है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। यह दवा निर्माण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है? गति शक्ति विश्वविद्यालय बनाने के लिए मंजूरी दिया गया है आपके गुजरात में।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में संसद ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान एनआरटीआई को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसे स्थापित किया है और गुजरात के बड़ौदरा में यह स्थित होगा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अभी जो है इसे एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। सुर्खियों में रहे चांगयांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चांगयांग वन्यजीव अभयारण्य है आपके लद्दाख में। निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह में वर्ष 2021 में सर्वाधिक यातायात मौत की घटनाएं दर्ज की गई हैं? मतलब परिवहन द्वारा जो मौतें होती हैं उसमें सबसे अधिक जो मौतें हैं वह किस देश में हुई हैं, ये आपको बताना है। मतलब किस राज्य में हुई हैं भारत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे अधिक हुई है उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। और यह रिपोर्ट जो है 2021 में भारत में यातायात दुर्घटना के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अखिल मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया था इम्फाल, मणिपुर में। ऑप्शन ए जो है वो सही है। और यह जो है मणिपुर शुभंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह पारंपरिक खिलौना है और यह राज्य है। चन्नपटना खिलौना जो है बिहार से संबंधित है। थिंगड़ा ढिकला खिलौना जो है वह गुजरात से संबंधित है। और किन्नाली खिलौना जो है कर्नाटक से। और लैफा देवी खिलौना मणिपुर से। इसमें कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें चन्ना पन्ना जो है खिलौना, चन्ना पन्ना खिलौना कर्नाटक राज्य का है, न कि बिहार का। तो पहला गलत है जबकि अन्य विकल्प सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन करने वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन करने वाले जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। जिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अगर हो तो वो इंपॉर्टेंट और हो जाता है, ठीक है, और उसके पूछे जाने की संभावना अन्य की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे उड़ीसा है। और यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। हाल ही में सुर्खियों में रहा ईमा किथेल किससे संबंधित है? ईमा किथेल का संबंध है पूर्वोत्तर भारत का महिलाओं द्वारा संचालित बाजार। ईमा किथेल पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं द्वारा संचालित एक बाजार है। हाल ही में गणितज्ञ मैरीना बीमा जोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला दर्जा प्राप्त की है। वह निम्नलिखित में से किस देश में निवास करती है? यह जो है पुरस्कार जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला कौन है और यह किस देश से आती हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, इनका संबंध है यूक्रेन से। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का कौन सा संस्करण जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का यह 100वां था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत जो है 1923 ईस्वी में की थी और 2023 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य शीर्ष क्रम अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादों में शामिल है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और गुजरात है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि भारत प्लास्टिक उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पे है और भारत ने 2020 में कुल लगभग 35 लाख टन प्लास्टिक उत्पादन किया था और कुल प्लास्टिक उत्पादन का 83% केवल 10 राज्यों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। और इसमें भी भारत में शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे आता है, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले शीर्ष राज्यों के क्रम में शामिल हैं? स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले शीर्ष राज्यों के क्रम में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार जो है इसकी अगर हम बात करें तो स्टार्टअप रैंकिंग की इस प्रक्रिया को 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को
उनके प्रदर्शन के आधार पर इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें गुजरात, कर्नाटक, मेघालय अपनी खूबियों के कारण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्यों की श्रेणी में है। ठीक, और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर भारत जो है तीसरे स्थान पे है अमेरिका, चाइना के बाद, और राज्यों के स्तर पर गुजरात, कर्नाटक और मेघालय जो है शीर्ष स्थान पर है। सुर्खियों में रहे मरमोलाडा हिमनद निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मरमोलाडा हिमनद जो है किस देश में है? यह इटली में स्थित है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में स्थित मरमोलाडा हिमनद के पिघलने का दावा किया गया है, और यह हिमनद इतालवी आल्प्स में स्थित है। इटली में जो आल्प्स पर्वत स्थित है वहीं पर यह स्थित है, जिसके बर्फ जो है पिघल रहे हैं, जिसके बाद यह सुर्खियों में आया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रमुख रोगवाहक जनित रोग एवं उनके वेक्टर रोगजनक के संदर्भ में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह रोगवाहक जनित रोग है और यह रोगजनक है, तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है, डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा, कालाजात सैंड फ्लाई द्वारा, और चिकनगुनिया क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। आपको बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, देखिए मलेरिया एनाफ्रीज मच्छर द्वारा, डेंगू एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा, जापानी एंसेफेलाइटिस जो है वह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, और चिकनगुनिया जो है वह एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है, न कि क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। ठीक है, चिकनगुनिया जो है वह एंडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किया है? अमेरिका को 120 टन तंबाकू का निर्यात किसके द्वारा किया गया है, किस राज्य द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश द्वारा। निम्नलिखित में से खुला रकबा लाइसेंस कार्यक्रम निविदा चरण जो 8 है, इसकी पहल क्या है? नीति आयोग, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम निविदा चरण जो 8 है इसकी शुरुआत की है, और यह नीति वर्ष 2016 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का स्थान लेगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह 2016 में जो शुरू किया गया था नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, इसके स्थान पर इसकी शुरुआत हुई है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक उत्सुकुसी कुनी अर्थात टुवार्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री, उत्सुकुसी कुनी अर्थात टुवार्ड्स ए ब्यूटीफुल कंट्री के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इंपॉर्टेंट है, जिनका हाल ही में एक्सेशन हो गया था, मतलब उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये पूछ सकता है कि ये बुक किसकी है। ठीक है, याद रखिएगा। एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था। देखिए, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जन जीवन शैली अभियान की शुरुआत की, और दुनिया से ऐसी जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और ध्यातव्य कि प्रधानमंत्री द्वारा इस पहल के साथ ही वन अर्थ मेनी एफर्ट्स यानी एक पृथ्वी अनेक प्रयास का नारा दिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया है। हाल ही में वित्त वर्ष 21-22 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? 2021-22 में भारत का जो रक्षा निर्यात है वह 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा अर्थात स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है श्रीनगर में। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में सबसे अच्छा रहने योग्य 3 शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। देखिए, केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देखिए हाल ही में जो है इकोसिस्टम इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई है, और यह जो है पुराना ही इंडेक्स है जिसे हाल ही में जारी किया गया है।
और इसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 173 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक, और लिविलिटी इंडेक्स में भारत में सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की सूची में दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। तो इम्पोर्टेंट है, याद है रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुर्खियों में चर्चित अजोर सहाई निम्न में से किससे संबंधित है? अजोर सहाई का संबंध है उपोष्णकटिबंधीय मौसमी घटना से। ऑप्शन बी जो है वो सही है। सुर्खियों में रहे पॉप फेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉप फेम का संदर्भ किससे है? यह बैक्टीरिया द्वारा निर्मित ईंधन है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसके सही हैं। सुर्खियों में रहा पोडू निम्न में से किससे संबंधित है? पोडू का संबंध है स्थानांतरित कृषि से। स्थानांतरित कृषि से इसका संबंध है। देखिए पोडू जो है वह एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है जिसके अंतर्गत काटो और जलाओ जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है और इस खेती को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि पोडू जो स्थानांतरित कृषि है वह किन राज्यों में प्रचलित है? तो याद रखिएगा यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में वहाँ की जो जंगल है वहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है जिसे पोडू के नाम से जाना जाता है। नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आवास और कार्य शहरी मंत्रालय की पहल है। यह योजना 2022 से 2026 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणामों को प्राप्त करना है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहले में क्या कह रहा है कि यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना है, यह गलत है। ठीक है, देखिए हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यह तीनों विभागों की एक पहल है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय आते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आता है और इसके साथ साथ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इन तीनों के संयुक्त प्रयासों से ही नमस्ते योजना का शुभारंभ किया गया है जो 2022 से लेकर के 2026 तक लागू रहेगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा स्प्रिट चैलेंजेज का संबंध जो है वो किससे है? स्प्रिट चैलेंजेस का जो संबंध है किससे है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंध है स्प्रिट चैलेंजेस का। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिट चैलेंजेस का अनावरण किया गया है और रक्षा नवाचार संगठन के साथ ही मिलकर के भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी याद रखिए कितना, 75। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है? 100% जो है लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, भारत का कौन सा बंदरगाह है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है और इस बंदरगाह की सभी जो गोदियां हैं इसका संचालन निजी सार्वजनिक भागीदारी अर्थात PPP मॉडल पर संचालित की जाएंगी। ठीक है, और यह भी पूछ सकता है कि ये बंदरगाह है कहाँ पे? तो यह बंदरगाह आपके मुंबई में स्थित है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य पहले स्थान पे है? सूचकांक 2021 के अनुसार जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है इसमें पहले स्थान पे कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर जो है इसमें पहले स्थान पे है। देखिए नीति आयोग द्वारा जो नवाचार और सूचकांक जारी किया गया है भारत नवाचार सूचकांक, इसमें जो है कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ इसने नीति आयोग के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया है और मणिपुर जो है यह पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है, बट इसमें जो है सही आंसर का चुनाव करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए 2022 का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 100 देशों की सूची में 150 100 देशों की सूची में इसकी जो रैंक है वो 150 हो गई है, पहले 142 थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा वर्म होल निम्न में से किससे संबंधित है? वर्म होल का जो संबंध है साथियों, वो आपके अंतरिक्ष में दो स्थानों को जोड़ने वाली सुरंग से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में दो स्थानों को जोड़ने वाली सुरंग को वर्म होल कहा गया है। निम्नलिखित में से कहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड की मंजूरी के लिए एमआईएसटी कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई में। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड की मंजूरी के लिए चेन्नई में एमआईएसटी कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह भारत और म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे उससे गुजरेगा। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि यह किन देशों को आपस में जोड़ेगा, तो यह भारत, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, इनको समुद्र के नीचे से आपस में जोड़ेगा। ठीक है, समुद्री मार्ग से। और इसमें ट्रक रूट जो है वह सिंगापुर के तुआस से लेकर के सिंगापुर के तुआस को भारत के मुंबई को जोड़ेगा। ठीक है, सिंगापुर के तुआस को भारत के मुंबई से जोड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे क्रिप्टो जैविक किया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहे क्रिप्टो जैकिंग क्या है? क्रिप्टो जैकिंग जो है यह एक साइबर हमला है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि क्रिप्टो जैकिंग क्या है? यह जो एक साइबर हमला है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिल्प एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्तु को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत 8 शिल्प ग्रामों की कार्य योजना शुरू की है। इस कार्य योजना में उत्तर प्रदेश के कितने ग्रामों को शामिल किया? इसमें उत्तर प्रदेश के 2 गांव शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए 8 शिल्प ग्रामों के कार्य योजना की शुरुआत की, जिसमें अजमेर राजस्थान, ताजगंज उत्तर प्रदेश, महाबलीपुरम तमिलनाडु, अनेगुड़ी कर्नाटक, नैनी उत्तर प्रदेश, बदाज गुजरात, तिरुपति आंध्र प्रदेश, रघुराजपुर उड़ीसा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 2 कौन शामिल हैं? एक है ताजगंज जो उत्तर प्रदेश में और नैनी उत्तर प्रदेश। इन दोनों को जो है 8 शिल्प ग्रामों के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो शिल्प और पर्यटन है इसको बढ़ावा देना। हाल ही में सुर्खियों में रहा महत्वपूर्ण पर्व पर्युपस पर्यूषण पर्यूषण निम्न में से किस धर्म से समुदाय से संबंधित है? पर्यूषण का संबंध जो है यह जैन धार्मिक समुदाय से संबंधित है। महत्वपूर्ण पर्व पर्यूषण एक जैन त्यौहार है और इसका आयोजन तब किया जाता है जब जैन भिक्षु और भिक्षुणी यात्रा बंद करके एक समुदाय के साथ रहकर उन्हें निर्देशित और उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपराधों के मामले में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधों के मामले में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हम जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप लोगों के लिए लग करके प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना हेल्प तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे सोलोमन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? सोलोमन द्वीप जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, सोलोमन द्वीप समूह ने बंदरगाह यात्राओं को मंजूरी के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाने तक अपने जल में विदेशी नौसेना के जहाज़ों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है, जिस कारण यह चर्चा में था और यह जो है आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 46वीं है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पे है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक जो द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है, इसमें विश्व के कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वह 132 देशों में 40 है। 2021 में भारत 46वें स्थान पे था। 46 जो है वह 2021 में भारत का स्थान था और 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वह 40 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह पारंपरिक वस्त्र हैं और यह संबंधित राज्य हैं। टोड़ा कढ़ाई यह तमिलनाडु में किया जाता है, हिमरू महाराष्ट्र में, बंजारा कढ़ाई उत्तर प्रदेश में और हिमरू बुनाई हैदराबाद में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें भारतीय शिल्प
टोडा कढ़ाई जो है तमिलनाडु से संबंधित है। हेमरू बुनाई हैदराबाद से, रंजन बुनाई संबलपुर से, हेमरू महाराष्ट्र से, गार्ड कोइरियल पश्चिम बंगाल से, बंजारा कढ़ाई जो है यह कर्नाटक से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से। और सिकल नायकपेट कलमकारी जो है यह तंजावुर से संबंधित है। तो यह विभिन्न जो है पारंपरिक वस्त्र हैं और उससे संबंधित जो है राज्य हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की सबसे अधिक क्षमता वाली सौर व पवन ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट परियोजना का प्रारंभ किया गया है? इसका शुरुआत किया गया है आपके राजस्थान में। हाल ही में अडानी ग्रीन ने राजस्थान के जैसलमेर में विश्व की सबसे बड़ी अधिक क्षमता वाला सौर व पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। और इस परियोजना में 600 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा और 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल किया गया है। और यह जो है हाइब्रिड पावर प्लांट ऐसे विद्युत संयंत्र होते हैं जो 2 या 2 से अधिक ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करते हैं। और इसमें जो उत्पादन होगा वह सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के द्वारा किया जाएगा। तो इसकी स्थापना जो है राजस्थान में की गई है अडानी ग्रुप द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत में वलित पर्वत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यह श्रृंखला भारत के केवल राजस्थान राज्य में फैली है। और हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ क्यूरेट जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये अगर थोड़ा कॉमन सेंस से जो है यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना पता हो तो भी। सी में क्या कह रहा है कि यह श्रृंखला केवल भारत के राजस्थान राज्य में फैली है। अगर यह केवल भारत के राजस्थान राज्य में फैली है तो हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर क्यूरेटेड जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा कैसे की जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा सरकार जो है वह राजस्थान में जाकर इसकी घोषणा करेगा। तो या तो ये सही होगा या तो ये, मतलब या तो ये गलत हो सकता है या तो ये गलत हो सकता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना आता हो तो भी आप लोग अच्छे से दिमाग ठंडा करके एक बार पढ़ेंगे अगर, तो हो सकता है कि वह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए पहला निर्यात ऑर्डर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अर्मेनिया द्वारा ऑर्डर दिया गया है। निम्नलिखित में से किन शीर्ष क्रम देशों का वित्त वर्ष 21-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे अधिक रहा? एफडीआई जो है किन देशों से सबसे अधिक भारत में किया गया है 2021-22 के दौरान? इसका सही आंसर ऑप्शन है सिंगापुर, यूएसए, अमेरिका और मॉरिशस। मतलब सबसे अधिक एफडीआई भारत में जो आया है वो सिंगापुर से आया है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है और तीसरे स्थान पे मॉरिशस है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अन्य भारतीय शहरों की तुलना में पहले स्थान पे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इंडिया अर्थात एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पे है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पे है। दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई यह जो है शीर्ष 20 संधारणीय शहरों में अपनी जगह बना पाए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन का नोडल एजेंसी है। इस मिशन का उद्देश्य है संसाधनों के लिए गहरे महासागर का अन्वेषण करना। आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 इसके अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़ करके विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2023 तक। देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री के अनुसार भारत के प्रतिस्थापन स्तर की जो प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है और इसके साथ ही देश के 31 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जो कुल प्रजनन दर है वह 2.1 या उससे कम है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2.1 है प्रजनन दर। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह नर्मदा नदी बेसिन में शामिल है? नर्मदा नदी बेसिन में शामिल कौन कौन से राज्य हैं ये आपको बताना है। इसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, प्रधानमंत्री ने भुंज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया है। इस नहर शाखा का नाम है भुंज मांडवी नर्मदा शाखा नहर, जिसका प्रमुख उद्देश्य है नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से शुरू कच्छ क्षेत्र में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मैकाल स्टेट से निकलती है और यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह अरब सागर में जाकर के
समाहित होती है, अपना जल प्रवाहित करती है। नर्मदा नदी बेसिन जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा पोर्ट क्लैग निम्न में से कहाँ स्थित है? पोर्ट क्लैग कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट क्लैग साउथ अफ्रीका में स्थित है। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात INS सुमेधा ने मलेशिया के पोर्ट क्लैग, सॉरी साथियों यह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया में स्थित है। ठीक है, पोर्ट क्लैग पर ही INS सुमेधा जो भारत का है, यह मलेशिया के पोर्ट क्लैग का दौरा किया। और पोर्ट फ्लैग मलेशिया का एक शहर है तथा समुद्र के रास्ते मलेशिया में प्रवेश करने वाले समुद्री शहर द्वारा भी अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान यह पोर्ट स्वेटन होम के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1972 में इसका नाम बदल करके फ्लोट फ्लैग कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पे भारत का INS तैनात ये INS सुमेधा गया है, तो पूछ सकता है कि वह किस देश के किस द्वीप पर भारत का INS सुमेधा गया था, तो मलेशिया के पोर्ट फ्लैग पर यह जो है पहुँचा था। सुर्खियों में रहे मलविनास द्वीप समूह किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? यह विवाद जो है मलविनास द्वीप समूह विवाद अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्त मंत्रालय की पहल है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को एक मूल बैंक खाता जमा खोलने की सुविधा प्रदान की जाती है जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य योजना प्रदान की है। यह निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में हुए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व जो है वह संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। ऑप्शन डी सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह है कि केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन देने के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत में इस योजना की अवधि मात्र 3 माह थी और हाल ही में प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको गलत आंसर का चुनाव करना है कि इसमें गलत विकल्प कौन है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे 2023 तक नहीं, इसे बढ़ाया गया दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी, न कि दिसंबर 2023 तक। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, जबकि यह न विकल्प सही है। हाल ही में फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को भारत तथा निम्न में से किस देश ने मिलकर के औपचारिक रूप से अपनाया है या इसे प्रदान किया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, नीदरलैंड। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को भारत और नीदरलैंड द्वारा अपनाया गया है और इसका जो संबंध है वो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, मतलब व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रम, मतलब इन सब को बढ़ाने के लिए जो है यह मैकेनिज्म अपनाया गया है भारत और नीदरलैंड द्वारा। कुशियारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी से 150 क्यूसेक जल निकासी को लेकर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बांग्लादेश प्रत्येक पक्ष द्वारा कुशियारा के 153 क्यूसेक जल निकासी शुष्क मौसम के दौरान उपयोग आवश्यकता के लिए नदी जल प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें के अंतर्गत टोटल जो है 153 क्यूसेक जल की निकासी की जाएगी शुष्क मौसम में, न कि 150। तो पहला सही है जबकि दूसरा जो है वो गलत है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्यों? क्योंकि इसका विस्तार जो है भारत और बांग्लादेश दोनों के मध्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 66वीं बैठक का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो 66वीं बैठक है इसका आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, 2070 तक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
ISAO की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार संगठन बनाने का विचार भी भारत ने प्रस्तुत किया था और विद्यमान विमानन क्षेत्र लगभग 2.5% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। और भारत ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित की है और इसी के साथ भारत द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का भी निर्धारण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यह आर्द्र भूमि दिए गए हैं और यह राज्य दिया गया है। पिछवरम आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में है, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में, और साख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में, और कारिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला जो है वो गलत है। देखिए, भारत की 5 नई आर्द्र भूमियों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है और भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो बढ़कर के कितनी हो गई है? 54 हो गई है। इसमें जो 5 नई आर्द्र भूमियाँ हैं उसमें साख्य सागर है जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। पाला आर्द्र भूमि है, यह मिजोरम में स्थित है। पिचवरम मैंग्रोव जो है यह आपके तमिलनाडु में है, न कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसके साथ करिकिली पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। और उसके बाद जो है पल्लीकरनई मार्ग रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। मतलब 3 इसमें तमिलनाडु से है, एक इसमें मिजोरम से है और एक मध्य प्रदेश से है। ठीक है, पिचवरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, न कि पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। प्रायः सुर्खियों में चर्चित विसायस, लुजोन और मिंडनाओ निम्न में से किससे संबंधित है? विश्व के लैगून झील से, या फिर से विश्व के संकटापन्न आर्द्र भूमि से, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित जलप्रपात से, या प्रमुख द्वीपों के समूह से। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, यह प्रमुख द्वीपों का समूह है। देखिए, विसायस, लुजोन और मिंडनाओ फिलीपींस के द्वीप समूह है। फिलीपींस जो कि एक द्वीपीय देश है जिसमें द्वीपों की संख्या लगभग 7,640 है। 7,640 है और यह पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। और हाल ही में उत्तर फिलीपींस में 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिस कारण लुजोन, विसायस और मिंडनाओ द्वीप चर्चा में था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को फेलिक्स हैफोएट बोगनी शांति पुरस्कार, यूनेस्को फेलिक्स हैफोएट बोगनी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी के जो पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बाकी 75 प्रश्न जो है उसे अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से केंद्र और राज्य सरकार के मध्य उद्योग के लिए 300 वर्ग किलोमीटर की भूमि के हस्तांतरण को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है, किसके मध्य हुआ है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। देखिए, हाल ही में केंद्र और छत्तीसगढ़ के मध्य उद्योगों को लेकर के 300 वर्ग किलोमीटर की भूमि हस्तांतरण के लिए लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ द्वारा अपने वन क्षेत्र में से राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरण पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हस्तांतरण की जा रही भूमि गैर निर्धारित संचित वन क्षेत्र के अधीन है और इस वन संरक्षण नियम 1980 के तहत मंजूरी के बिना गैर वन उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के मध्य यह विवाद का कारण बना है। साथियों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।